See how's the preparation going on. Comment your score at the end of this session. So here's our first question. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, हमें बताना है कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है एंड करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टेटमेंट वन को, राइट. सो स्टेटमेंट वन है, AI agent raise greater questions of control and autonomy than conventional chatbots. Statement two is, unlike a conventional chatbot, an AI agent can independently take actions to achieve a specified goal. And the third statement is, AI agent may interact with external tools, make decisions, and perform multi-step tasks with comparatively less direct human intervention. So आंसर बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या हो जाएगा. सो कमेंट आंसर्स नाउ एंड एट द एंड ऑफ द सेशन कमेंट ओवरऑल स्कोर. So the answer for this question will be option A, which is statement 2 and 3 are correct and they correctly explain statement number 1. So why is the case? सो पहले अगर हम डिफरेंस देखें चैटबॉट एंड AI एजेंट में, तो अब क्या डिफरेंस आता है यहाँ पे. AI के पास क्या है, द एबिलिटी टू परस्यू अ गोल, यूज टूल्स एंड अंडरटेक एक्शन रादर देन मेरली जनरेट अ रिस्पॉन्स. ठीक है, AI जो है दे कैन थिंक, दे कैन आंसर, दे कैन पर्सनलाइज द रिस्पॉन्स. जैसे क्वेश्चन पूछते हैं उस हिसाब से पर्सनलाइज करके आंसर रिस्पॉन्स मिलता है. दे कैन टेक डिसीजंस, दे कैन डू वर्क ऑन योर बिहाफ, राइट, विच चैटबॉट्स कांट. सो दैट्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन AI एंड चैटबॉट्स. एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आप लोग कंफ्यूज मत करना कि ऐसा दिया जा सकता है कि AI इज अ सिंपली मोर एडवांस चैटबॉट. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि AI इज नॉट अ मोर एडवांस चैटबॉट. क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज बिकॉज जो डिस्टिंक्शन है वो क्या है, इट्स एबिलिटी टू एक्ट टुवर्ड्स अ गोल दैट मेक्स डिफरेंट फ्रॉम AI from chatbot. Okay, so now let's move on to the next question. Consider the following statement regarding the second phase of census 2027. So हमारा पहला statement है, population enumeration in the second phase is scheduled to begin in snow-bound and high altitude areas before the rest of the country. The second statement says the second phase will begin simultaneously across the entire country. And the third one is, the census 2027 questionnaire contains new questions relating to areas such as digital literacy, bank accounts, and identity documents. So which are the correct statements out of the three statements? How many are correct? So the answer will be option C. Just first and third statement is correct and the second one is incorrect. So देखते हैं क्यों हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत था. सबसे पहले हम स्टेटमेंट वन से स्टार्ट करेंगे. स्टेटमेंट वन सही है क्योंकि जो स्नो बाउंड एरिया है वहाँ पे सबसे पहले जो पॉपुलेशन एनुमरेशन है वो करा जाएगा, जैसे कि लद्दाख में एंड पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड बिफोर द रेस्ट ऑफ द कंट्री. सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि ये डिफरेंट फेजेस एंड लोकेशंस में करा जाएगा, ना कि साइमल्टेनियसली. ओके, सो ये फेज वाइज होगा सेंसस 2027. सो दैट्स व्हाई आवर सेकंड स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट एंड द थर्ड वन इज आल्सो करेक्ट क्योंकि यहाँ पे अभी जो नए क्वेश्चनर हैं उसको इंक्लूड करे गए हैं, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी, बैंक अकाउंट्स, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल, आधार, वोटर आईडी अवेबिलिटी, ये सारे ऑप्शंस भी ऐड करे गए हैं. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट सेंसस अभी जो हम है खुद से ये एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि पूरे इंडिया में ऑल ओवर साइमल्टेनियसली कंडक्ट करा जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेंसस जो है 2027 का ये फेज्ड मैनर में कंडक्ट करा जाएगा. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statements. The CRPF, SSB, and Assam Rifles have provided for a reservation of 50% of constable vacancies for ex-Agniveers. Second statement says the BSF had earlier increased its reservation for ex-Agniveers from 10% to 50%. And the third one is ex-Agniveers will necessarily be able to apply directly to CAPFs without any requirement for the armed forces to furnish their details. So correct statement बताने, how many of them are correct? So the answer will be option B. Only two statements are correct. First and second statement correct है, third statement हमारा गलत हो जाएगा. चलिए अभी आगे डिस्कस करते हैं क्यों गलत है. तो सबसे पहला स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो जो हमारे CRPF, SSB एंड असम राइफल्स है, इन्होंने नोटिफिकेशन के थ्रू ये इशू किया था कि 50% ऑफ द रिजर्वेशन जो है वो वैकेंसीज में 50% रिजर्वेशन अग्निवीर्स को प्रोवाइड करा जाएगा एंड रेस्ट 50% विल बी कंडक्टेड एज नॉर्मल, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू होता है, राइट. सो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. BSF ने पहले 10% ही कोटा रिजर्व करा था, बट अब इसको एक्सटेंड या बढ़ा के 50% कर दिया गया है, विच इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस जो है ये CAPFs को एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, ए लिस्ट ऑफ एलिजिबल अग्निवीर्स. ओके, दैट्स व्हाई द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. और यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, रिटन एग्जामिनेशन होता है, क्या ये अग्निवीर्स देंगे ये सारे एग्जाम्स? तो ये दे विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ दिस एग्जाम्स. ओके, इट विल बी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सो दे आर एग्जेम्प्टेड.
जितने भी एग्जाम होते हैं, फिजिकल टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो रिटन टेस्ट वगैरह है, ये सारे से एग्जाम कर दिया गया है अग्निवीर को। बाकी जो 50% का जो रिजर्व जो नॉर्मल वैकेंसी आता है उसमें ये सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे एज नॉर्मल जैसा होते आता है ना। अब एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है कि क्या ये जो 50% रिजर्व करा गया है अग्निवीर के लिए, क्या ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है ना, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन या कास्ट के ऊपर दिया जाएगा ये रिजर्वेशन जो है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है, राइट। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो रेस्ट ऑफ द 50% है सिर्फ उसी में लगेगा जो नॉर्मल कंपटीशन में जैसे चलते आता है, बट ये जो दूसरा 50% है जो एक्सक्लूसिवली अग्निवीर के लिए रिजर्व कराया गया है उसमें किसी भी टाइप का कास्ट बेस नहीं रहने वाला है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे हमारा मैच करना है कितने जो है ऑप्शंस, मतलब यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है। तो सबसे पहला है डिलिमिटेशन, फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। Second है delimitation commission, body constituted under an act of parliament. Third है 106th constitutional amendment, provided for 1/3 reservation of seats for women in Lok Sabha and state legislative assembly. And the fourth one is census 2027, relevant to the future delimitation exercise for implementing women's reservation. So कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हमें बताना है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, है ना। जैसे कि डिलिमिटेशन का मतलब ही यही होता है कि फिक्स करा जाता है सीट से बाउंड्रीज को आफ्टर ईच सेंसस, राइट। और अभी 2026 के सेंसस के बाद भी अभी डिस्कशन चल रहे हैं कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाउंड्री है उसको भी अभी फिक्स करा जाएगा, है ना, जिसके लिए सदर्न स्टेट्स जो है वो अग्री नहीं कर रहे हैं, राइट। सो सेकंड स्टेटमेंट में हमारा करेक्ट है क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू कंस्टिट्यूट करा जाता है। एंड कमेंट डाउन या एंड कमेंट करके ये बताओ कि अभी तक कितना ये डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट सेटअप करा गया है। ओके, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमने देखा कि 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड करा जाएगा फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड सेंसस 2027 भी रेलेवेंट है ये वुमेन रिजर्वेशन से, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद ही वुमेन रिजर्वेशन जो है वो लागू करा जाएगा, राइट। दैट्स व्हाई ऑल द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। है ना, जैसे कि यहाँ पे हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। अब डिलिमिटेशन कमीशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंफ्यूज मत करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा सकता होगा मे बी कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है, ऐसे सच स्टेटमेंट्स, तो दैट विल बी इनकरेक्ट। ओके, और डिलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर रहता है it will be regarded as a order or decree of the Supreme Court and it cannot be challenged in any court. Okay, so ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना। So our next question is consider the following statements. Question number 5 में कुछ mistakes था, इस तो हम skip कर रहे हैं वो question को। Okay, so first statement is Article 16 Clause 4 enables the state to make provision for reservation in public employment for backward class that are not adequately represented. Second statement कह रहा है the Jammu and Kashmir Reservation Act 2004 forms part of statutory framework concerning reservation in the Union Territory. And third is candidates belonging to open category can यहाँ open category can never compete for seats in the open category on the basis of merit. ये कुछ तो गलत लग रहा है ना स्टेटमेंट 3 में, तो यहाँ पे ओपन कैटेगरी के ना होकर यहाँ पे क्या होगा, रिजर्व कैटेगरी होंगे। ओके, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी कैन नेवर compete for seats in the open category on the basis of merit. So हमें बताना है कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है। Answers now. So the correct answer will be option D, that is first and second statement. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि ओके, सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। स्टेटमेंट 1 जो हमारा करेक्ट है क्योंकि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में परमिट करा गया है रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट, एज वी ऑल नो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन करा गया है। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है क्योंकि 2000 जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2024 फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क, रिजर्वेशन फ्रेमवर्क का है जम्मू एंड कश्मीर का ये। एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ओपन कैटेगरी में जो रिजर्व यहाँ पे ओपन कैटेगरी के जो सीट्स है वो ओपन है ऑन मेरिट। ओके, जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स है वो ओपन सीट्स पे भी कम्पीट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द मेरिट इटसेल्फ, राइट। दैट्स व्हाई थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये जरूरी है, ओपन कैटेगरी का मतलब ये नहीं होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ वो मतलब वो रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अगर मेरिट है आपके पास, मेरिट में आप बिलोंग करते हैं, सो दैट विल बी ट्रीटेड दैट फ्रॉम यू विल बी गेटिंग अ सीट फ्रॉम ओपन कैटेगरी एज वेल। ओके, so now let's move on to the next question. Consider the following statements. पहला statement कह रहा है coastal erosion can be influenced by waves, tides, storms and sea level changes. Second one is human interventions such as coastal structures can alter sediment movement and shoreline dynamics. Third है geotextile tubes can be used as an erosion control measure. And the fourth one is hard coastal structures invariably eliminate erosion without producing any effect elsewhere along the coast. सो हमें करेक्ट बताना है कितने स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पे करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है और फोर्थ हमारा इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है क्योंकि वेव्स, टाइड, स्टॉर्म, सी लेवल चेंजेस ये सब मेजर नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जो कॉज करते हैं कोस्टल इरोजन एंड शोरलाइन रिट्रीट। ओके, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमारा क्योंकि कोस्टल स्ट्रक्चर कैन इंटरफेयर विद नेचुरल सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट देयर बाय चेंजिंग शोरलाइन डायनेमिक्स। ठीक है, थर्ड भी हमारा करेक्ट है क्योंकि जियो टेक्सटाइल ट्यूब्स जो आता है इट इज यूज्ड एज अ कोस्टल प्रोटेक्शन मेजर्स टू रिड्यूस इरोजन एंड प्रोटेक्ट वल्नरेबल स्ट्रेचेस। एंड फोर्थ वन इज इनकरेक्ट क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, हार्ड स्ट्रक्चर डू नॉट ऑलवेज एलिमिनेट इरोजन। ऐसे जरूरी नहीं है कि हर बार हार्ड एलिमेंट्स या हार्ड स्ट्रक्चर जो है वो एलिमिनेट कर ही दे, राइट। दे कैन अल्टर द सेडिमेंट फ्लोज एंड शिफ्ट इरोजन टू अदर कोस्टल एरियाज। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ हार्ड स्ट्रक्चर्स। ओके, क्योंकि वो शिफ्ट कर देते हैं सेडिमेंट फ्लो या इरोजन को शिफ्ट कर देंगे टू सम अदर स्ट्रेचेस। Okay, that's why this fourth statement is incorrect. And one more important point is coastal protection structure जो है ये हमेशा automatically ये ensure नहीं करता है कि erosion has been permanently eliminated. Okay. So the next question is, the proposed increase in retirement age of judges in Sri Lanka has triggered concerns regarding judicial independence, and the reason for it is the proposed constitutional amendment seeks to increase the retirement age of Supreme Court judges from 65 to 67 years and that of Court of Appeal judges from 63 to 65 years. हमें बताना है कि क्या reason assessment दोनों correct है and whether reason is the correct explanation or not. So comment the answers now. So the correct answer will be option B. Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. We will understand why. सो हमारा जो असर्शन एंड रीजन है वो दोनों ही करेक्ट है क्योंकि अभी रिसेंटली श्रीलंका ने प्रपोज किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू रेज द रिटायरमेंट एजेस ऑफ द जजेस, राइट। बट ये इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कैसे जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि सेकंड में तो हमें बताया गया था कि 65 टू 67 और 63 टू 60, 65 टू 67 फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड 63 टू 65 फॉर जो अपीलिएट या लोअर जो हाई कोर्ट जैसे इंडिया में कहते हैं हम, है ना, उस टाइप से इसको चेंज कर दिया जाएगा। बट ये इंडिपेंडेंस पे कैसे सवाल उठा रहा है, राइट, इसको तो एक्सप्लेन ही नहीं किया है ना। दैट्स वाई बोथ आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट करेक्ट इटसेल्फ। इसीलिए हमारा ये दोनों असर्शन रीजन तो करेक्ट है बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। So that's all in this question. Now let's move on to the next one. So the next question is, it's again assertion and reason based question. So what does the assertion says? Physical assets such as real estate and physical gold may be less suitable than financial assets for an investor who expects frequent relocation. And the reason for it is physical assets are generally less portable and may be less liquid, while financial assets can be generally be transferred or liquidated more easily. So बताना है हमें क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन A, B, C, D में से। So the correct answer will be option D, that is both A and R are correct and R is the correct explanation of A. यहाँ पे जैसे कि सिंपल बात है, यहाँ पे फिजिकल एसेट्स एंड वो बोला गया था यहाँ पे रियल इस्टेट से रिलेटेड, राइट। तो फिजिकल एसेट्स एंड रियल इस्टेट जो रहता है वो दे आर नॉट पोर्टेबल, वी कैन नॉट टेक अलॉन्ग विद अस व्हेनेवर वी relocate to some other places, right? And that's where financial assets comes in, where we can take along with us क्योंकि वो डिजिटल रहते हैं, है ना। So they are more portable and liquid as compared to physical assets or real estates, है ना। That's why both reason assertion is also correct and reason is also correct, and it is the correct explanation for assertion as well. The main point here to be noted is physical asset is not always automatically safer assets. Okay, sometimes ऐसे कुछ physical या real estates होते हैं जिसमें भी हमें loss occur हो सकता है, right? So they are not always safer assets or safer kind of assets that we need to invest in. So now let's move on to the next one. Consider the following statements. पहला statement कह रहा है more than 100 crore health records had been linked to Ayushman Bharat health accounts by May 2026. Second है ABDMS scans and sales service was reported to have reduced outpatients registration waiting time at participating hospitals. And the next third statement है the article argues that AI should be deployed uniformly across all healthcare settings regardless of clinical validation or human oversight. And third is McKinsey's analysis cited in the article estimates that AI could reduce the cost to collect in healthcare revenue cycle operations by 30 to 60%. हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, चारों में से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है,
ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि मोर देन 100 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड से बिलिंग करे गए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से बाय May 2026। और एआई एप्लीकेशंस कैन रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स भी। अगर हम एआई का हेल्प करते हैं तो सम मेजॉरिटी ऑफ द टास्क कैन बी हैंडल्ड बाय एआई इटसेल्फ, राइट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स जो है उसको भी रिड्यूस करता है। और मैकेंजी के एनालिसिस में ये साइट करा गया है कि 30 to 60% रिडक्शन हो सकता है कि इसमें कॉस्ट टू कलेक्ट थ्रू एआई इन हेल्थ केयर रेवेन्यू साइकिल ऑपरेशंस, ठीक है। हमारा थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है क्योंकि एआई डिप्लॉयमेंट जो है वो वहाँ पे बोला गया था यूनिफॉर्मली अप्लाई करता है ना, बट वो गलत है क्योंकि एआई डिप्लॉयमेंट रिक्वायर्स क्लिनिकल वैलिडेशन, रिप्रेजेंटेटिव डेटा एंड ह्यूमन ओवरसाइट, ये रिक्वायर्ड होता है हेल्थ केयर सिस्टम में, राइट। दैट्स व्हाई स्टेटमेंट 3 वाज इनकरेक्ट। So now let's move on to the next question. Consider the following statement regarding Friedreich ataxia. पहला स्टेटमेंट कह रहा है it is a genetic disorder that can progressively damage the nervous system and heart. Second है the FXN gene is involved in the production of ferritaxin, a protein important for mitochondrial function. और थर्ड स्टेटमेंट है हमारा FRDA is primarily an infectious disease caused by a pathogen. So which of the statements are correct हमें बताना है। ऑप्शन है ABCD। So what will be the answer for this question? So the answer is option B. बस फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, राइट। पहला स्टेटमेंट बोला गया इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड दूसरा बोला गया है इट इज अ इन्फेक्शियस डिजीज कॉज बाय अ पैथोजन, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे, है ना, इसलिए हमारे यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है, पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि फ्रेडरिक एटेक्सिया जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो नर्व्स एंड हार्ट्स को प्रोग्रेसिवली अफेक्ट करता है। सेकंड भी हमारा करेक्ट है क्योंकि एफेक्सिन जीन जो है ये फेरेटेक्सिन से कनेक्टेड है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। एंड थर्ड स्टेटमेंट हमने अभी देखा कि एफआरडीए क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, एंड दैट्स व्हाई द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे जैसे ट्रैप करा गया था क्या बोल के आपको कि मोस्ट प्रोबेबली इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है ट्रैप में ना फंसने के लिए, अ डिजीज अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम इज नॉट नेसेसरी इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। वो हमेशा इन्फेक्शियस से कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होता है, देयर आर चांसेस सडन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर एज वेल। So now let's move on to the next. With reference to AI generated content and watermarking, which one of the following statement is not correct? Okay. So हमारा option A है watermarking currently provides a full reliable method for detecting the origin of AI generated text. Second option है watermarks can help regulators and fact checkers verify the origin of some images and videos. Second है detecting AI generated text accurately remains considerably more difficult than verifying some forms of watermarked visual content. And fourth option है AI text detectors can be experimental and fallible and their errors can have consequences for users. हमें बताना है यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, इनकरेक्ट हम ऑटोमेटिकली नहीं मान के चलेंगे कि करेक्ट ही पूछा होगा हर बार। ये क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट पढ़ते टाइम अच्छे से पढ़ना पड़ता है कि क्वेश्चन में पूछा गया एक्चुअली इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट या फिर करेक्ट स्टेटमेंट क्या पूछा गया है, राइट, उसी अकॉर्डिंग हम आंसर मार्क करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पे वाटर मार्किंग करेंटली प्रोवाइड्स अ फुल रिलायबल मेथड फॉर डिटेक्टिंग द ओरिजिन ऑफ एआई जनरेटेड टेक्स्ट, ये गलत है क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी रिलायबल सोर्स नहीं है जो वाटर मार्क के अकॉर्डिंग ही हम वेरीफाई कर सके कि वो ओरिजिन ऑफ इमेज या वीडियो है या नहीं है, ठीक है। वाटरमार्क जो है बेसिकली इमेज और वीडियो के लिए ये वेरीफाई करता है, ठीक है, हेल्प करता है कि वाटरमार्क्स कैन हेल्प वेरीफाई द ओरिजिन ऑफ इमेजेस एंड वीडियोस, बट इसमें क्या केस है कि एक्यूरेटली डिटेक्ट नहीं कर सकता है कि एआई जनरेटेड टेक्स्ट जो है वो क्या वो पर्टिकुलर हमने वही पर्टिकुलर एआई से यूज किया था या फिर हमने किसी और एआई से टेक्स्ट ले लिया फिर उसको कोई और एआई में पेस्ट करके वहां से हमने इमेज या वीडियो जनरेट कर लिया, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट इनकरेक्ट क्योंकि वाटरमार्क हमेशा रिलायबल सोर्स नहीं होता है, ठीक है। वीडियो और इमेजेस के लिए हम यूज कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए, बट टेक्स्ट जनरेटेड जो है उसके लिए हम नहीं रिलाई कर सकते हैं वाटरमार्क पे, ओके। दैट्स व्हाई आवर फर्स्ट स्टेटमेंट वाज रॉन्ग। सो हमारा अगला क्वेश्चन है मैच करना है, हमें बताने कितने पेज करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। पहला है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एसोसिएटेड, इससे फैक्ट्स है, जो क्या हमें बताना है कि करेक्ट है वंदे मातरम इज एसोसिएटेड विद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सेकंड है जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर, वंदे मातरम recognized as India's national song, and fourth है जन गण मन adopted as the national anthem on 26 जनवरी 1950। हमें बताना है कितने करेक्टली मैच्ड है चारों में से। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओनली 1, 2 and 3 आर करेक्टली मैच्ड। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही लिखा है, ठीक है। दूसरा भी हमारा सही है, जन गण मन वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड वंदे मातरम इज आवर नेशनल सॉन्ग। बट जो चौथा स्टेटमेंट है यहाँ पे जन गण मन, ये गलत है क्योंकि एडॉप्शन डेट यहाँ पे गलत दिया हुआ है, राइट।
कब अडॉप्ट किया था हमने जनगण मन को? हमने अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950, ना कि 26 जनवरी, ठीक है? तो ये डेट में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, राइट? कंफ्यूज कर सकते हैं कि 26 को हुआ था, 24 को हुआ था, कब हुआ था। दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द डेट कि कब हमारा नेशनल एंथम जो है एंड नेशनल सॉन्ग, ये दोनों ही सेम डे पे अडॉप्ट करे गए थे, राइट? So that's why it's become an important point to remember. So now let's move on to the next. ये क्वेश्चन नंबर 14 में भी कुछ एरर्स हैं, राइट? सो वी विल नॉट डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर 14 एज वेल. We'll move to the next question. So our next question is, consider the following statements. पहला statement क्या कह रहा है? Rat hole mining involves narrow horizontal tunnels branching from a deep pit. Second, the National Green Tribunal banned hazardous rat hole mining in Meghalaya in 2014. Second, the continued existence in illegal rat hole mines have been associated with serious risk of mine workers. और चौथा statement है, the High Court constituted committee has flagged the need to close rat hole mine opening and fence dangerous openings. ठीक है, हमें बताने कितने statements correct है. And this question is our last question for this session. So please comment down your answers. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि हमारा चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. रैट होल माइनिंग जैसे कि हम सब देखते हैं, ये नैरो टनल बना के जो जहाँ पे माइंस रेगुलरली वहाँ पे माइंस एक्सकवेशन करा जाता है, राइट, मिनरल्स को, तो वहाँ पे रैट होल माइनिंग के थ्रू देयर आर सम पीपल दैट यूजेस दिस रैट होल माइनिंग टेक्निक एंड दे क्रॉल थ्रू देम टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स, राइट. सो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. रैट होल माइनिंग मतलब सेम उसी तरीके से जैसे रैट कैसे होल बनाता है अपने रहने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, राइट, सेम वही उसी के ऊपर बेस्ड है रैट होल माइनिंग टेक्निक भी. सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि एनजीटी ने रैट होल टाइनिंग को हजार्डस बोला गया था, जो कोल माइनिंग होता है मेघालय में, है ना, एंड इसको अप्रैल 2014 में ही बैन कर दिया था. ओके, बट स्टिल इट इज प्रैक्टिस इन सम प्लेसेस इन मेघालय एंड विच इज ऑफ कोर्स डेंजरस, क्योंकि लैंडस्लाइड्स वगैरह में आते हैं तो फिर वहाँ पे ट्रैप हो जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट, क्योंकि इसका जो ओपनिंग्स होता है बहुत छोटा होता है, यहाँ पे क्रॉल करके जाना पड़ता है, सो हैवी मशीनरीज यहाँ पे डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं, राइट. दैट्स व्हाई इट वाज बैंड इन 2014 बाय एनजीटी. थर्ड भी हमारा करेक्ट है. डिस्पाइट द बैन, इलीगल माइनिंग हैज कंटिन्यूड एंड मोर देन 45 माइनर्स हैव डाइड इन सच नैरो अंडरग्राउंड टनल्स ओवर द ईयर्स, राइट, जो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया ये पॉइंट को. चौथा स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि जस्टिस के बी BP Katake committee has highlighted the need for a policy to close rat hole mine opening and fence dangerous opening. ठीक है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया बाय जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ कि rat hole mining जो है वो डेंजरस है and all the openings must be closed and fenced properly. Right? So these were all the points for the question and that's all in this session. आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आया हो. पसंद आया तो सेशन वीडियो को हमारा लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो लेट्स सी यू ऑल इन again in another session.